नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज फिर एक इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपका स्वागत है। कुछ सवाल ये हैं कि जो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूछते हैं, या वो इधर उधर से बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखकर कुछ बातों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो समझ नहीं लगता क्योंकि ये टेक्निकल बात होती है और टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं उनको नहीं पता होते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स उस कंटेंट को ढूंढने के लिए बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। तो चलो, मेरी कोशिश यही है कि वो जो ढूंढ रहे हैं वो यहाँ उनको मिल जाए। तो जो सवाल आजकल चल रहे हैं वो ये है कि क्या प्रॉपर्टी के अंदर मंदा आ चुका है? क्या बड़े शहरों में प्रॉपर्टी लेना ठीक नहीं है? क्या छोटे शहरों में प्रॉपर्टी लेने में फ़ायदा रहेगा? कौन से हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जहाँ पे बूम की बात हो रही है? और हम इंडिया के सभी शहरों में से कौन से शहर बेस्ट हैं, कहाँ प्रॉपर्टी में ज़्यादा बूम है, कहाँ लेने का अभी सही समय है, ये कैसे पता करें? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस सेशन के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन शुरू होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं वही कि हम नेशनल ब्रांड हैं रियल एस्टेट के, और नेशनल ब्रांड होने की वजह से जो मेरी रिसर्च है या जो कंटेंट है वो नेशनल लेवल का ही आपको मिल रहा है। तो इस चैनल के ऊपर आपको पंजाब के अलावा बाकी स्टेट्स, सिटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हर संडे को 1 घंटे के सेशन के अंदर आपको ये सारी जानकारी मिलती रहती है। तो शुरुआत करते हैं एक प्रेजेंटेशन से। बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया। तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जब आप AI से पूछेंगे या गूगल से पूछेंगे, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो यहीं से ही इंफॉर्मेशन लेता है, तो वहाँ पे लेटेस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस है मोनिका बिष्ट जी का। उनका एक आर्टिकल है जो मैंने आज डिस्कशन के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे ये लिया है। तो अब किसी को 12 साल का एक्सपीरियंस साथ में इसलिए लिखा जाता है, आर्टिकल के नीचे लिखने वाले का नाम कॉपी करके यहाँ लिखा गया है ताकि पता लगे कि किसने ये लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि बहुत सालों से रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ रियल एस्टेट के अंदर बदलाव आते रहते हैं। पुराने ज़माने में सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ही एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन थी, और जब शहरीकरण हुआ, लोग शहरों की तरफ आए, तो फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी बिकने शुरू हुए। फिर धीरे धीरे कमर्शलाइज हुआ सिस्टम, तो फिर दुकानें बिकनी शुरू हुई। फिर इंडस्ट्री लगी तो इंडस्ट्रियल प्लॉट बिकने शुरू हुए। फिर उसके बाद और बढ़िया सिस्टम हुआ तो स्कूलों के लिए बड़ी बड़ी लैंड बिकनी शुरू हुई। इंस्टीट्यूशंस नए नए इंडिया के अंदर आए तो उनके लिए स्पेस चाहिए थी, तो वो लैंड बिकी। फिर धीरे धीरे मॉल्स आ गए तो मॉल्स के लिए लैंड बननी शुरू हुई। फिर को वर्किंग स्पेस आया, वो बहुत उसके लिए बिल्डिंग्सें बनी। फिर IT का दौर आया तो IT की बहुत सारी बिल्डिंगें बनी। तो रियल एस्टेट चेंज होता रहता है। तो ये जो ट्रेंड है कि आज क्या ट्रेंड चल रहा है, आज क्या बिक रहा है, तो उसकी डिस्कशन इस सेशन के अंदर हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, एन इन्वेस्टर शुड कंसिडर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। शी हैज़ नो डेट एंड मोर देन एनफ इमरजेंसी फंड्स टू गुड रिटायरमेंट सेविंग, स्पेशली द कोविड के बाद की बात कर रहे हैं ये सब कुछ। और इसके अंदर ये कहते हैं कि आपको मोस्ट लिक्विड एसेट क्लास
विल नॉट बी एबल टू हेल्प इमीडिएटली इफ़ एनी इमरजेंसी। तो रियल एस्टेट के अंदर वो कहते हैं वही उतना ही पैसा आप लगाएं जितना आपको ज़रूरत पड़ने पे आप को ज़रूरत ना हो। यानी अगर आपके पास 50 लाख रुपया है और आपको आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए या इमीडिएट आने वाले साल के अंदर कुछ खर्चे इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा उसमें से रख लें, 50 लाख में से मान लीजिए 10 लाख आप सेपरेट रख लें और 40 लाख आप रियल एस्टेट में लगाएं, ताकि जब इमरजेंसी आती है तब रियल एस्टेट में से एकदम से पैसा बाहर नहीं आता। तो उस सिचुएशन में आप प्रॉब्लम में ना आए तो आप उतना पैसा साइड पे रखें जो आपको इमरजेंसी ज़रूरतों के हिसाब से चाहिए होता है। तो बेसिकली वो करें। तो चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, तो बेस्ट ऑप्शन आप जिसमें बिग रिटर्न आए उसी को बेस्ट ऑप्शन होती हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द करंट प्रॉपर्टी प्राइस हो उसको एग्जामिन करें, डिस्कस विद द लोकल ब्रोकर एंड गेट मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। तो ये भी ये कह रहे हैं कि जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें और फिर अपना डिसीजन लें। यानी आप जस्ट ऑनलाइन सर्च करके ही वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते जो कि लोकल ब्रोकर्स के पास होती है, और वो ब्रोकर की वो इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली ये वाले जो ब्रोकर्स होते हैं ये कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास इतना एक्सेस भी नहीं होता है टेक्नोलॉजी का कि वो इसको आर्टिकल की शेप में अपलोड कर दें। तो इसीलिए दूसरी बात ये होती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत चीज़ें छुपा के रखी जाती हैं ताकि किसी को पता ना लग जाए। तो बेस्ट जो डील होती हैं वो हमेशा हिडन नहीं होती हैं, वो कहीं ढिंढोरा नहीं पीटा जाता कि ये बेस्ट डील है, बेस्ट डील है। बेस्ट डील तो पहले की जाती है, फिर लोगों को बताया जाता है कि मैंने ये बेस्ट डील कर ली है। तो इसीलिए ये लोकल ब्रोकर्स जो होते हैं उनके पास ये सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने कहा है अभी ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आर, तो कौन सी हैं उसमें सबसे पहला उन्होंने लिखा है बाय ए हॉलीडे होम। अब पिछले सेशन में हमने यही कहा था कि टूरिस्ट स्पॉट जो होते हैं, टूरिस्ट सिटीज़ होते हैं, वो एक नॉर्मल सिटी से ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। तो यही ये 12 साल एक्सपीरियंस की मोनिका बिष्ट जी हैं, उनका ये आर्टिकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो सर्च में टॉप पे आ रहा है क्योंकि अब लेटेस्ट इन्होंने लिखा है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि हॉलीडे होम आप ज़रूर लें टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर। यहाँ पे स्पेशली टूरिस्ट स्पॉट का जिक्र भी किया गया है। तो हम इसको जो हमें लगा कि हमें ये करना हमने कहा हुआ, तो यहाँ टूरिस्ट स्पॉट हॉटस्पॉट इन्होंने लिखा है कि उसके ऊपर आए। और ड्यूरिंग हॉलीडेज गुड रेंटल इनकम आपको यहाँ से मिलती है और आप भी जाते हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है टाटा रियो दी गोवा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि गोवा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और दिस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन गोवा प्रेजेंटिंग द अपार्टमेंट विद द बेस्ट फीचर्स यू कैन यूज एज हॉलीडे होम इन गोवा। तो ये टाटा के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो उसकी कॉस्ट काफ़ी महंगी है, कि वो एक एग्जाम्पल इन्होंने बताई कि हॉलीडे होम जहाँ पे आप खुद रहें। जैसे हमने कहा कि जो रिजॉर्ट हम बना रहे हैं नियर गोवा, तो उसमें आप खुद भी रह सकते हैं 5 डेज़ के लिए हर क्वार्टर में, और आप उसको रेंट तो आपको मिलता रहेगा। तो ये ही बात अदर एक्सपर्ट भी कर रहे हैं जो हमने कहा। तो चलिए दूसरे क्या है। दूसरे इन्होंने ये कहा कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत महंगे हो गए हैं। मान लीजिए एक अच्छी लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी है, वो 1.5 करोड़ से ऊपर की हो रही है, और 1.5 करोड़ की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास कम इन्वेस्टमेंट है। तो हम क्या करें? तो उसके लिए एक ये सिस्टम नया जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है तो पुराना, लेकिन इसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात हो रही है कि आप एक ट्रस्ट बनाएं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हो जाएंगे, जिसमें आप स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर आपके जो मेंबर्स होंगे वो भी मिलकर इन्वेस्ट करेंगे और आपको अच्छी रिटर्न, अच्छी प्रॉपर्टीज दे सकती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि यूजली जो ही है बिगर एसेट लाइक मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़, इनके अंदर ये काम आती है। ये जो ट्रस्ट है कि बड़े से मॉल को एक ट्रस्ट ने खरीद लिया और उसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए, तो वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो शेयर्ड होगी बाकियों के बीच में। तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है आज की डेट में,
बड़े सिटीज़ के अंदर, जिसमें बॉम्बे है, जिसमें अहमदाबाद है, जिसमें बेंगलोर है, तो वहाँ पे क्योंकि बहुत महंगा हो गया है और प्राइम लोकेशन की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो ट्रस्ट के तौर पे भी आप बाय कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने कहा था कि जो लोग थोड़े पैसों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 18-20 लाख में, तो कुछ आता नहीं है, तो वो मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। तो वही कुछ इस ट्रस्ट में भी हो सकता है। अब दूसरा ये कहते हैं कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदें और उसको रेंट आउट कर दें, ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने कहा है कि ये भी लोग कर रहे हैं, ट्रेंड में हैं, और ये जल्दी समझ आती है कि जी यहाँ पे कॉलेज है, पीजी चल जाएगा, तो लोग वहाँ पे 1 BHK 2 BHK यहाँ घर लेते हैं, उसको किराए पे चढ़ाते हैं। ये फार्मूला अब काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो चुका है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस वाली ब्रैकेट के अंदर अब ओवर सेलिंग हो चुकी है। ये इतना ज़्यादा, अगर सपोज 10,000 स्टूडेंट हैं, तो जो पीजी बन चुके हैं वो 20,000 स्टूडेंट के हिसाब से बन चुके हैं, कि सभी को सेम बात फील आ रही थी कि ये कर लें, ये कर लें, और वो जब सब कॉपी पेस्ट कर रहे हों दूसरे का आइडिया कि उसने ऐसे कर लिया तो मैं भी कर लूँ, तो फिर सप्लाई ओवर हो ही जाती है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात आज हो चुकी है। तो इसमें फिर उन्होंने कहा है कि आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना होगा। फिक्स मंथली रेंटल के साथ आपको उसकी मेंटेनेंस भी देनी होगी, और वहाँ पे पोटेंशियल कितना है ये भी देखना होगा, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और एक साथ में बात और आई है, ये चलो पहले इसको कर लें, हाउस हैकिंग। तो हाउस हैकिंग या हाउस फ्लिपिंग एक ये वर्ड है, फॉरेन मार्केट में चलता है। तो हैकिंग का मतलब होता है कब्जा कर लेना या उसमें से सेंध लगा लेना। तो इनका very simple and common real estate investment strategy, an investor buy 2 or more units in a residential community. He only lives in 1 unit and rent out the rest and leads to a drop off in his living expenditure and consequently generated income from his home loan and expenditure. और सरप्लस जो फंड्स होते हैं वो सेविंग में जाते हैं। तो ये सजेशन ये दे रहे हैं कि आप 2 घर खरीदें सेम कम्युनिटी में, और एक में खुद रहें और दूसरे को रेंट पे दे दें। लेकिन मोहाली में या इंडिया में चलता ये है कि लोग एक ही घर खरीदते हैं, उसका ग्राउंड फ्लोर खुद यूज़ करते हैं और सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट कर देते हैं, और उसमें से उसकी EMI निकल आती है। तो यही चीज़ ये कह रहे हैं। तो उसका नाम इन्होंने लिखा है हाउस फ्लिपिंग, हाउस हैकिंग, या रेंट कर देना अपनी प्रॉपर्टी को, कुछ पार्ट को, और बाकी को खुद यूज़ करना। तो ये इन्होंने तरीका बताया कि आजकल ये बहुत चल रहा है, डेफिनेटली ये चल रहा है, बहुत लोग ये कर रहे हैं, कर चुके हैं और करते भी रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल और कॉमन इन्होंने लिखा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, और ये तकरीबन लोग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बाय ए लैंड, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, देन सेल एवरी यूनिट सेपरेटली। तो ये भी ये कह रहे हैं कि जी एक आपने जैसे मोहाली में है कि आपने एक प्लॉट लिया, उसके आप 3 फ्लोर बनाए, एक फ्लोर में आप रह रहे हो, ऊपर के 2 फ्लोर आपने सेल कर दिए क्योंकि वहाँ अलाउ है। तो मोहाली में अलाउ है तो पंजाब के बाकी शहरों में भी अलाउ है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का कानून तो सब जगह बराबर है। तो चलिए, ये भी ये कह रहे हैं कि एक नया सिस्टम है। अब एक में इसमें उन्होंने कहा है फ्लिप हाउसेस। तो ये थोड़ी सी कॉस्टलियर, एक खुद ही कह रहे हैं कि खुद कॉस्टली स्ट्रैटेजी है रियल एस्टेट के अंदर, बट प्रॉफिटेबल है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक पुराना घर लें, उसको रिपेयर करें, रेनोवेट करें और उसको बाद रीसेल करें। तो फ्लिप हाउस में आल्सो फेस प्रॉब्लम्स इन सेलिंग और हैव सरप्राइज इसमें ये भी इन्होंने बात कहा कि इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। जब आप पुराना घर लेते हैं तो उसके ऊपर कई बार इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि वो जो मार्केट में नया प्राइस है उसके बराबर उसकी कॉस्ट पहुंच जाती है। और फिर जब बायर आता है तो वो देखता है कि तो 20 साल पुराना घर है और ये नया घर है, तो जब दोनों की प्राइस सेम है तो मैं नया क्यों ना लूँ, फिर मैं पुराना घर क्यों लूँ, रेनोवेट किया हुआ घर क्यों लूँ। तो इसमें एक रिस्क ये भी है जो उन्होंने कहा है, जो कि सच्ची बात है और ये होता है। और इसमें उन्होंने और कहा है कि कई चीज़ें और भी
मैटर करती हैं, क्योंकि जो लेआउट होता है वो पुराना डिज़ाइन का होता है और फिर जो आज का ट्रेंड है वो डिफरेंट है। तो पुराने घर खरीद कर उसको हम रेनोवेट तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो दीवारें तो नहीं गिरा पाएंगे, और वो लेआउट जो उस घर का होगा वो तो पुराने डिज़ाइन का होगा, तो वो समस्या वहाँ पे है। अब न्यू इन्वेस्टमेंट मॉडल गेनिंग मोमेंटम, तो ये जो बात अब हम कर रहे थे कि 2026 के अंदर ये जो ट्रस्ट की बात हमने कही ये भी है, और ये न्यू कैटेगरीज आ रही हैं रिटेल और वेयर हाउसिंग में। तो रिटेल और वेयर हाउसिंग का मतलब आपने एक मॉल बनाया, उसके अंदर बहुत सारे आपने शॉप्स बनाई और उसको आपने रेंट आउट कर दिया, और वेयर हाउसिंग में आपने बड़ा सा गोडाउन बनाया, उसमें से आपने जिसने भी उसको रेंट पे लेना है, मान लीजिए कि फैक्ट्री का सामान आज रेडी हो गया है जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था और अभी सेल नहीं हुआ है, तो उसको स्टोर करने के लिए उनके पास स्पेस नहीं थी, तो 1 महीने के लिए ने वो अपने नियरेस्ट वेयर हाउस को रेंट पे ले लेते हैं। जब वो माल बिक जाता है तो फिर उनका रेंट बंद हो जाता है। तो वेयर हाउसिंग में भी इस तरीके के अब टाइम बेस डेली बेसिस पे भी आप रेंट आउट कर सकते हैं, अगर आपने बड़ा एक एरिया वेयर हाउसिंग के तौर पे लिया हुआ है। तो ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट हाई करनी पड़ेगी। तो फिर टोकनाइज्ड रियल एस्टेट इज स्टिल द अर्ली डेज, के जब भी अभी आपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया टोकन देकर, और टोकन के अंदर ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके आपने निकला है, तो ये भी एक नई चीज़ है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड सेमी अर्बन एरिया आल्सो इमर्जिंग ए प्रेफर्ड वायबल लॉन्ग टर्म अमंग टर्म इन्वेस्टर्स। तो जो कहते हैं कि जी हमें 2 साल की टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल की टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर छोटे स्मॉल टाउन के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लैंड बाय कर रहे हैं, और वो टाइम के साथ 2-3 साल के बाद उसको बेच रहे हैं। ये भी एक तरीका है, क्योंकि शहरों में, बड़े शहरों में लैंड बहुत महंगी हो गई है, लेकिन स्मॉल टाउन्स के अंदर, स्मॉल टाउन के साथ में जो सेमी अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर बीइंग ड्रॉन टुवर्ड्स सस्टेनेबल बिल्डिंग विद ESG कंप्लायंस। तो ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बहुत बढ़िया हो चुके हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इन्वेस्ट कर रही हैं। जिस तरीके से अभी धुलेरा की बात हो रही है, वहाँ पे टाटा ने इन्वेस्ट किया, अदानी ने इन्वेस्ट किया, रिलायंस ने इन्वेस्ट किया, और भी बहुत कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहाँ पे इंसेंटिव मिल रहे हैं। यहाँ पे ESG कंप्लायंस भी है कि आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको इतना रिफंड मिल जाएगा टैक्स में। अगर रिलायंस ने मान लीजिए धुलेरा के अंदर 200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो उसका 50% वहाँ पे उनको इंसेंटिव है कि हम आपको 50% 200 करोड़ का होगा 100 करोड़, और 100 करोड़ का उनको टैक्स नहीं देना है। यानी सरकार ने सीधा कुछ पैसा नहीं दिया, लेकिन इंसेंटिव दे दिया कि आपको उतने के टैक्स के अंदर आप उसको क्लेम कर लें। तो उनका तो टैक्स बच गया जो उन्होंने इनकम पे लिया था। और इसमें भी एक चीज़ हुई है वहाँ पे कि जो कंपनीज़ हैं वो इसको मैनिपुलेट कर रही हैं। मैनिपुलेट कैसे कर रही हैं कि जी वो किसान से ज़मीन तो खरीदी उन्होंने 50 लाख एकड़, लेकिन जो डील कागज़ पे लिखी गई वो खरीदी 2 करोड़ की। अब 50 लाख वाली को 2 करोड़ में जब रजिस्ट्री कराई तो स्टैम्प ड्यूटी उनको पड़ी, दैट्स इट, लेकिन वो 7% थी। लेकिन जो वो 2 करोड़ का 50%, 1 करोड़ इंसेंटिव मिल गया, वो ज़्यादा था। और किसान को भी वो वाइट पेमेंट के अगेंस्ट जो बहुत सारी चीज़ें जैसे शेयर दे दिए अपने, रिलायंस ने अपने शेयर दे दिए, अडानी ने अपने शेयर दे दिए, तो उसमें उनको और मुनाफा प्रॉफिट हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, ये कह के वो डील्स भी हो जाती हैं। तो ये मैनिपुलेशन होती हैं रियल एस्टेट के अंदर, करती हैं कंपनीज करती हैं, लेकिन ये सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी ये कर सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव जिस जिस लोकेशन पे होते हैं वहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल बाहर जाते हैं। उसके बाद आ गया सेकेंड होम्स इन हिल स्टेशन एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ये भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक ट्रेंड है कि आप देखेंगे कि शिमला के अंदर, मसूरी के अंदर, मनाली के अंदर, या और भी हिल स्टेशन हैं, या जैसे हमने अभी लास्ट सेशन में कहा कि जो बीच की लोकेशन है, जो बीचेस हैं हमारे, तो उनके ऊपर भी बहुत इस समय प्रेशर है कि लोग वहाँ पे हॉलीडे होम बनाना चाहते हैं, सेकंड होम बनाना चाहते हैं। तो ये आजकल ट्रेंड में है। अब कंपैरिजन टेबल है, इसमें हमने दिखाया है कि अगर आपने फुल ओनरशिप लेनी है तो आपकी मिनिमम कैपिटल हाई होती है, आपको ज़्यादा पैसे लगाने होते हैं।
और रिस्क लेवल इसमें मीडियम हो जाता है, क्योंकि आपने रजिस्ट्री करा ली है तो रिस्क लेवल मीडियम है। और रिटर्न की रेंज जो रहेगी वो 7 से 10% सालाना की रहेगी अगर आप फुल ओनरशिप वाली किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो। जैसे मैंने प्लॉट ले लिया, एक फार्म लैंड ले ली, तो उसके अंदर रजिस्ट्री हो गई, कैपिटल मेरे को ज़्यादा लगानी पड़ी, लेकिन रिटर्न जो है उसकी रेंज 7 से 10% साल की है मिनिमम, एक टेबल बनाया हुआ है। और अगर आप ट्रस्ट के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपकी इन्वेस्टमेंट लो रही, क्योंकि सब ने बांट के पैसा लिया। जैसे 2 करोड़ की कुछ लैंड बाई की ट्रस्ट ने, और ट्रस्ट के अंदर 20 लोग थे और सब ने 10-10 लाख रुपए डाला, तो वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट जो थी, कैपिटल थी, वो कम हुई, लेकिन रिस्क लेवल भी उनका कम था, क्योंकि अगर कुछ होता है तो उनको 10% का ही रिस्क है। और फिर रिटर्न की रेंज भी 6 से 8% की है। उसके बाद आ गया फ्रैक्शनल ओनरशिप। इसके अंदर आपकी जैसे एक मॉल के अंदर आपने फूड कोर्ट ले लिया। अब फूड कोर्ट के बाहर बहुत सारा सुपर एरिया होता है जिसके अंदर लोग बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन बिका क्या, किचन वाला एरिया, जहाँ पे उन्होंने प्रेपरेशन करी और अपना सेल्स काउंटर बनाया, वो वाला एरिया सेल हो गया। लेकिन जो ओपन एरिया था जिसके अंदर सब लोगों ने बैठना था सुपर एरिया में, वो भी सेल हो गया और उसका भी रेंट सबको बांट के आ गया, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा था। तो उसमें जैसे 5000 स्क्वायर फीट का एरिया था जहाँ पे लोगों ने बैठ के खाना खाना था। अब उसका भी रेंट देना पड़ेगा। अगर मेरी ब्रांड की किचन है और मान लीजिए सबवे है या KFC है, तो KFC का बायर जो होगा खाना खाने लेकर, वो बैठेगा तो सामने वाली जगह पे, तो उसका भी रेंट KFC के ऊपर आएगा, यानी शेयरिंग में आएगा। तो वो रेंट मिलेगा किसको, ओनर को। और ओनर भी वहाँ पे बटे हुए हैं, बहुत से लोगों की वो कॉमन लैंड है, तो इसलिए वहाँ पे रिस्क मीडियम हो जाएगा और रिटर्न भी 9 से 14% सालाना की यहाँ आपको मिल जाएगी। अब आती है लैंड। अगर आपने ज़मीन खरीदी, खेती बाड़ी वाली ज़मीन खरीदी या कोई भी ज़मीन खरीदी, तो इसके अंदर कैपिटल आपको मिनिमम है, रिस्क लेवल हाई है और 10 से 20% की आपको रिटर्न इसमें आ जाएगी। अब ये जो रिस्क लेवल है ये हाई किस लिए है, क्योंकि वो ज़मीन आपकी ही है, उसमें कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कब्जा हो गया, कोई कागज़ गलत निकल आए, तो वो सारी चीज़ों का रिस्क आपके ऊपर ही है, कोई और शेयर नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे रिस्क हाई लिखा हुआ है। तो अगर आप सोच समझ के लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिटी वाइज माइक्रो ट्रेंड्स जो 2026 में देखने वाली बात है वो क्या है, तो उन्होंने कहा है कि जहाँ टेक्नोलॉजी के कॉरिडोर बने हैं, जिसमें बेंगलुरु है और उसके अलावा ये लगातार ग्रो हो रहा है, यहाँ पे रियल एस्टेट, हैदराबाद ऐसी लोकेशन है वो ग्रो कर रहा है, और इसके साथ चेन्नई है, ये भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, हर साल यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है। ईस्टर्न पुणे ये भी बहुत आजकल कंट्रीब्यूशन कर रहा है ग्रोथ के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर। फिर कोची है, यहाँ पे भी बहुत, लखनऊ जो है आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। पुणे और लखनऊ ये 2 शहर हैं जहाँ पे रियल एस्टेट बहुत फास्ट मूव हो रही है। तो लखनऊ क्योंकि कैपिटल की वजह से, और यहाँ पे अब एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है। अब रिसेंट जो मैंने मुंबई से फ़्लाइट ली थी वो वाया लखनऊ होके चंडीगढ़ आई थी, तो यानी कि मुंबई से लखनऊ डेली फ़्लाइट्स हैं, लखनऊ से चंडीगढ़ डेली फ़्लाइट्स हैं, तो उस वजह से एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है। तो लखनऊ के बाद जैसे जयपुर, इसके अंदर भी IT और हाई क्वालिटी जो लोगों को लिविंग स्टाइल चाहिए, जिनका बढ़िया, वो स्मॉल सिटीज़ से, राजस्थान के स्मॉल सिटी से लोग माइग्रेट हो रहे हैं जयपुर में। क्यों? क्योंकि वहाँ इंफ्रा बढ़िया है, एजुकेशन बढ़िया है, हॉस्पिटल्स बढ़िया हैं। तो जो अमीर लोग हैं, जैसे पंजाब हरियाणा के लोग चंडीगढ़ शिफ्ट होते हैं, वैसे राजस्थान के जो लोग हैं उनके लिए 3-4 शहर जो हैं बढ़िया हैं, उसमें से एक जयपुर भी है जो कि कैपिटल भी है। अब ये सवाल है कि शुड यू इन्वेस्ट नाउ और वेट, क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करनी चाहिए? तो क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए? इस सवाल को इन्होंने यहाँ जब वॉलेटाइल मार्केट होती है, जब अप एंड डाउन होते हैं, तो वो एडवांटेज होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि
जहां आपको रेट सस्ता मिले आप वहां बाय कर लिए, जैसे ही वो ऊपर आए तो आप उसको सेल कर दीजिए। और अगर आप अब नहीं करोगे तो रेट तो बढ़ते जाएंगे और आप लेट हो जाओगे। लेट होने से आपको वही प्रॉपर्टी बाद में महंगे प्राइस पे खरीदनी पड़ेगी। इसीलिए इन्वेस्ट करने में ही फ़ायदा है, वेट करने में फ़ायदा नहीं है। तो कंक्लूज़न क्या है, सारी जो आर्टिकल का कंक्लूज़न ये निकाला है यहाँ पे कि 2026 जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है। इस साल के अंदर आप रियल एस्टेट में जो शहर हैं टियर 2 टियर 3 उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें, वहाँ आपको बहुत पोटेंशियल आएगा। अभी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट बता रहे थे कि टियर 2 टियर 3 में बहुत डेवलपमेंट होने वाली है और यहाँ बहुत पोटेंशियल है। तो एक भाई साहब मेरे पास आए, वो कह रहे हैं जी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो में देखा था, वो कह रहे थे टियर 2 टियर 3 में बहुत डेवलपमेंट होने वाली है, तो फिर मैं मोरिंडा में ले लूँ, फिर मैं राजपुरा में ले लूँ, या फिर मैं रोपड़ में ले लूँ। ये टियर 2 3 सिटीज़ हैं। तो जो टियर 2 सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं और ये टियर 1 2 3 ये क्या होता है, कैसे ये डिसाइड होता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं। वो अपने हिसाब से हर बंदा सोच रहा है कि ये टियर 2 है जी, ये टियर 3 है जी, यानी ये टियर 1 है। तो वो मैंने कहा जी मोहाली किस में क्या मानते हो आप? कहते हैं ये तो टियर 1 है। तो चलिए ये वाला कन्फ्यूजन भी हम दूर कर लेते हैं। अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, टियर 1 और 2 3 क्या है। उससे पहले हम ये कहें कि 2026 में लैंडमार्क क्या है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसमें कुछ डेवलपमेंट जो है, इस समय सड़कें इतनी फास्ट बन रही हैं, भारतमाला के बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, नए हाईवे निकल रहे हैं, उससे रियल एस्टेट को सपोर्ट मिली है, बूम आया है उसकी वजह से। उसके बाद रेगुलेटरी रिफॉर्म, जो पॉलिसीज़ में चेंज आ रहे हैं, जैसे पुणे में हमने अभी एक रिसेंट जाके विजिट करी और वहाँ देखा कि वहाँ गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऊपर को जो आपको परमिशन थी पहले 10 फ्लोर की, या जो FAR होता है कि टोटल एरिया जो आपका है लैंड का, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी आप उतना ऊपर जा सकते हैं जितना आपने नीचे छोड़ा हुआ है। यानी आपका अगर 100 गज का प्लॉट है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 स्क्वायर फीट हुआ। तो आपके पास 2 की FAR है, तो मतलब 1800 स्क्वायर फीट आप कवर कर सकते हैं। तो उसको वहाँ बढ़ा दिया गया है पुणे में। वो चाहते हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड कम यूज़ हो और लोग ऊपर की तरफ यानी कि मोर मंजिलें वहाँ पे बनाकर उसी के अंदर ही रहें, और वो गेटेड के अंदर भी रहेंगे, और जो उनको फैसिलिटीज़ देनी थी वो भी कम जगह पे देनी पड़ेगी। अगर वो ऊपर को नहीं जाएंगे तो साइड को फैलेंगे, और फिर वो और हज़ारों किलोमीटर तक जो शहर हैं वो फैल जाएंगे, एग्रीकल्चर लैंड वहाँ कम हो जाएगी। जो लोग कंसर्न शेयर करते हैं कि जी ऐसे तो शहर बढ़ते जाएंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से, ज़मीन कहाँ रहेगी। तो उसको वहाँ पे रिफॉर्म के तौर पे पुणे में या बाकी शहरों में भी अब गवर्नमेंट कर रही है कि परमिशन दे रही है कि आप ज़्यादा ऊपर तक बिल्डिंग बना लो। उसके बाद टेक्नोलॉजी की जो है, इसमें भी बहुत सारे जो बेनिफिट सरकार की तरफ से AI ड्रिवन टूल आ गए हैं, वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर्स हो गया, और जो आपके अभी ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात भी चल रही है। तो ये सारे जो रिफॉर्म हो रहे हैं, इससे भी प्रॉपर्टी के अंदर प्लस होने के चांसेस है। इंटरेस्ट ऑफ NRIs, तो बहुत से NRIs इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, तो उनका डेफिनेटली इंटरेस्ट अब इंडिया की तरफ हो गया है, जो पहले नहीं था, क्योंकि अब इंडिया ग्रो कर रहा है और इंडिया का यूथ अब फॉरेन में जाकर IT सेक्टर में काम कर रहा है। और वो क्योंकि अभी अभी गया है वहाँ, उसने जॉब ली है और पैसे ठीक ठाक मिल रहे हैं, तो वो भी चाहता है कि मैं बैक टू होम कंट्री इन्वेस्ट करूं। तो वो जो इंटरेस्ट इंडिया के अंदर आ गया, इसमें जेन ज़ी उन्होंने कहा है, और जो नए मिलीनियर बन रहे हैं वो भी इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबल है। उसके बाद आया कि क्या ट्रेंड है यहाँ पे, तो ये उसी की बात चल रही है सारी की सारी, कि आजकल ट्रेंड है कि जी हमें गेटेड सोसाइटीज़ वाली कॉलोनियाँ चाहिए, क्लब हाउस चाहिए, और
जिम चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आज एक बेसिक नीड बन गई हैं। तो ये ट्रेंड है जो जो बिल्डर बना रहे हैं वो सब ये लेके आ रहे हैं। उसके बाद मिक्स यूज डेवलपमेंट आ रही हैं, जिसके अंदर मोहाली में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही क्लब हाउस के जो बिल्डिंग होती है उसी के अंदर ही को वर्किंग स्पेस बना दिए गए हैं, और आप घर से अपने सेम कॉलोनी के अंदर ही क्लब हाउस के टॉप फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जाकर अपना ऑफिस के तौर पे वहाँ काम कर सकते हैं। और जब वहाँ से फ्री हुए और 2 मिनट में आप पैदल घर, ना आपको गाड़ी चलाने की ज़रूरत, ना आप ट्रैफिक का अपने इंक्रीज़ किया। तो उस तरह की बिल्डिंगों का भी ट्रेंड अब बन रहा है, क्योंकि इंडिया वर्क फ्रॉम होम वाली कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो अगर आपका ऑफिस आपके ही कॉलोनी के अंदर ही होगा तो कितना तेल बचेगा और कितना टाइम बचेगा और एनर्जी बचेगी। तो वो वाली बिल्डिंगें भी अब आ रही हैं, उसमें भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और मोहाली में भी वो आ चुकी हैं। कौन सी ऐसी बिल्डिंग है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अब इसमें क्या है कि डिमांड ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट रिमेन स्ट्रॉन्ग द प्राइमरली ड्यू टू द कंसिस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। Today, India's most is a global hub for multinational back office and R&D unit which fuel the demand of offices. तो जैसे मैंने अभी कहा कि इंडिया में अभी हब बन चुकी है R&D के लिए और जो IT ऑफिस के लिए, तो वो अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर ही सब कुछ होगा, यानी आपका ऑफिस भी वहीं होगा और घर भी होगा, तो बहुत अच्छा। और इन्होंने एक लिखा है कि मैनेज्ड स्टूडेंट हाउसिंग, ये एक नई चीज़ है। अब मैनेज स्टूडेंट हाउसिंग क्या है? नॉर्मली हम सुनते हैं कि जी एक प्लॉट लिया, उसके 3 कमरे नीचे, 3 ऊपर 9 कमरे बनाए, उसको किराए पे चला दिया, जिसको हम नॉर्मल पीजी बिल्डिंग बोलते हैं कि यहाँ पीजी है। एक तो ये है। एक रिसेंटली हमने पिछले कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे एक भाई साहब ने 150 गज का प्लॉट लिया, उसके अंदर सिंगल रूम बनाए और नीचे एक जनरेटर रख दिया पावर बैकअप के लिए, और साथ में एक वॉशिंग मशीन रख दी जिसमें सब अपने कपड़े धो सकते हैं, और एक आरओ फिल्टर वाटर और वाटर कूलर लगा दिया ताकि ठंडा पानी भी मिल जाए, और हर कमरे में गीज़र लगा दिया, और एक शेल्फ लगाकर इंडक्शन प्लेट चाय के लिए और एक माइक्रोवेव लगा दिया। तो वो मैनेज्ड हो गया। उसकी सफाई सारा एक ही बंदा कर देता था और उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते थे। अब वो 1.5-2 करोड़ का वो टोटल यूनिट था जिसका 1 लाख रुपया रेंट आता था। अब ये था सिर्फ एक प्लॉट छोटा सा 150 गज का। अब ऐसी ही कुछ बड़ी कंपनियों ने मोहाली के अंदर भी बड़ी बिल्डिंग जिसमें 25 फ्लोर 26 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, जिसके अंदर रूम्स होंगे, जिसके अंदर एक फ्लोर के ऊपर आपका फूड कोर्ट होगा, यानी आप कुछ भी खाना है, वहीं पे मेडिसिन शॉप होगी, वहीं पे ग्रॉसरी शॉप होगी उसी फ्लोर के ऊपर, और ऊपर वाले सारे फ्लोर होंगे रूम्स। तो वहाँ सब कुछ मैनेज्ड हो जाएगा और वो बड़े लेवल पे हो जाएगा। तो ऐसे भी ट्रेंड अब शुरू हो चुके हैं। अब जो सिंगल पीजी वाला जो स्टूडेंट है वो कहेगा मैं वहाँ जाके रहूँगा, वहाँ मेरे को सब कुछ एक ही रूफ के अंदर मिल जाएगा, खाना पीना सब कुछ वहीं हो जाएगा और मार्केट भी वहीं हो जाएगी, जो हमने पहले बात करी। तो अब जो ट्रेंड आ गया रियल एस्टेट के अंदर, ऐसी बिल्डिंगें बनाकर उसको रेंट आउट करने का भी ट्रेंड आ गया है, और उसके अंदर भी ग्रुप के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी मिलकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी ट्रेंड चल रहा है। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट एंड वेयर हाउसिंग, इसकी हमने बात कर ही ली है। तो चाइना में जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है और उनको वहाँ पे वेयर हाउसिंग, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर आप जितना माल बना लेते हो उतना स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपका वर्किंग स्पेस है, तो स्टोरेज स्पेस कहीं और लेते हैं वो उतने दिन के लिए। तो चाइना से ये आइडिया हमारे देश में भी आ रहा है। और फिर सेकेंड होम एंड हॉलीडे होम्स, इसकी भी डिमांड है। मान लो किसी बंदे के पास पहले से एक घर है और वो सोचता है एक घर और ले लूं और उसका किराया मेरी इनकम बन जाए, तो उसने सेविंग से लिया होता है, तो कोई ईएमआई नहीं है, तो वो इनकम उसकी एडिशन हो जाती है। तो यहाँ हॉलीडे होम्स, जो वो खुद नहीं जब रहेगा तो उसको कोई और वहाँ पे रेंट देगा रहकर, ये भी हमने बता दिया। तो ये सब कुछ वही है। अब यहाँ पे एक जो नए डेवलपर आ रहे हैं, जो नए बिल्डर आ रहे हैं, वो नई ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के
नए डिज़ाइन आ रहे हैं कि जितनी कॉलोनी का पानी है वो कॉलोनी के अंदर ही ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाए और ईवी फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यानी कि अगर आपने 70 फ्लैट बना दिए, अब 70 फ्लैट के अंदर 70 गाड़ियां हैं, तो पहले तो गाड़ी पेट्रोल वाली आती थी, अब ईवी वाली गाड़ी आ रही है। ईवी वाली गाड़ी को चार्ज भी करना है रोज का, तो उसका कोई चार्जिंग पॉइंट भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए उतना ट्रांसफार्मर रखवाना पड़ेगा। तो अब ईवी फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जा रहा है, जो नई बिल्डिंगें अब आ रही हैं, क्योंकि इसका भी ट्रेंड आएगा। तो जैसे जैसे ट्रेंड आएगा वैसे वैसे बिल्डर भी अपना सिस्टम चेंज करेगा। तो ये भी एक नई चीज़ आई है और इसके अंदर भी अभी सिस्टम आ गया है। अभी हमने बाद में इससे पहले बात की थी कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ क्या होती हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ उसको समझाते हैं ताकि लोग क्लैरिटी ले लें कि भाई ये है क्या, सिस्टम क्या है। तो ये जो टायर 2 टायर 3 सिटी है, इसको कैसे डिसाइड किया था कि कौन सी है। उससे पहले जो अब टॉप की सिटीज़ हैं, हॉटस्पॉट हैं, उनकी एवरेज प्राइस यहाँ पे देख लेते हैं। लखनऊ में 5,200 रुपये स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ आईटी और इंफ्रा की वजह से डिमांड है। कोयम्बटूर में 5,000 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है फ्लैट के अंदर या लैंड के अंदर। यहाँ हेल्थ केयर की हब बन चुकी है। नागपुर में 4,800 का रेट है, यानी कि बहुत बड़ा शहर है, यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। जयपुर में 5.5 का रेट चल रहा है क्योंकि टूरिज्म है और आईटी है। सूरत में क्योंकि बिजनेस बहुत है तो यहाँ 6,200 का के बिजनेस है। ये हुआ कंपैरिजन कि अब हमने कंपैरिजन करना है कि मोहाली का क्या रेट चल रहा है जी। मोहाली का रेट भी 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में चल रहा है। तो अब यहाँ अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि टायर 1, 2, 3 और 4 सिटीज़ कौन सी होती हैं और इसको कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इसमें जो चीज़ें हैं कि एक तो पॉपुलेशन क्या है, मेट्रोपोलिटन सिटीज़, उसके बाद उनकी इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ क्या है, ये सब कुछ को मिलाकर डिसाइड होता है कि वो कौन से टायर की सिटी है। अब जो टायर 2 की बात कर रहे हैं उसमें कौन सी, इसमें हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ वहाँ पे कितना है, उसके बेसिस पे उनको वो कैटेगरी में डाला जाता है। चलिए अब हम पॉपुलेशन के हिसाब से पहले चेक कर लेते हैं कि कौन से शहर बड़े हैं, कौन से छोटे हैं। तो बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इंदौर, ये टॉप के शहर हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी 19-20 लाख के आसपास की पॉपुलेशन की है। उसके बाद भोपाल, विशाखापट्टनम, पुणे, पटना, वडोदरा, गाजियाबाद, लुधियाना, आगरा, नासिक, फरीदाबाद, मेरठ, राजकोट, श्रीनगर, वाराणसी, अमृतसर, पटियाला हो गया। तो ये शहर आते हैं जो पॉपुलेशन में टॉप में आते हैं इंडिया के अंदर। अब आता है जीडीपी में कितनी ग्रोथ है। अब जीडीपी में भी मुंबई की 368 बिलियन डॉलर जो है ये कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद दिल्ली का आता है, बेंगलोर का, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, ये रैंकिंग है जीडीपी में कितना इनका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स कि इंडिया के अंदर कौन सी सिटी में से ज़्यादा इनकम टैक्स पे हुआ। तो बॉम्बे में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि बड़ा शहर है, दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, गुड़गांव है, अहमदाबाद है। तो ये वो सारे शहर हैं जहाँ पे जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक पैरामीटर के तौर पे पहले बताया गया कि क्लास 1 जो सिटीज़ हैं कौन सी हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई। तो ये टियर 1 सिटीज़ हैं। अब टियर 2 में कौन सी आती हैं? अमृतसर आता है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, सूरत है, श्रीनगर है, विशाखापट्टनम है, ये टियर 2 में है। यानी जो मोहाली है वो टियर 2 में आता है। और लोग ये समझ रहे हैं कि ये टियर 1 का है। तो टियर 2 तो रोपड़ हो गया या राजपुरा हो गया, लेकिन वो 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो 3 के अंदर कौन कौन से हैं? यहाँ देखें, मैसूर, मदुरई, राजकोट, वाराणसी, देहरादून। अब देहरादून और ग्वालियर कितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं, इस कैटेगरी के हिसाब से वो टियर 3 में आते हैं। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपका शहर किस कैटेगरी में आएगा। अगर ग्वालियर और अजमेर और राजकोट और देहरादून
ये टियर 3 में आते हैं। तो टियर 4 में कौन से आते हैं? इसमें पंजाब का शहर है कपूरथला, और अब कपूरथला और रोपड़ दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं तो सेम हो गए, और कपूरथला और राजपुरा भी सेम हो गए। तो इसका मतलब है कि जो राजपुरा रोपड़ ये टियर 4 में आते हैं। तो जो ग्रोथ की बात चल रही है, जो लोग कह रहे हैं जी ग्रोथ आएगी टियर 2 टियर 3 में आएगी, यानी देहरादून में या लखनऊ में, ये जो बड़े शहर हैं इनके अंदर ग्रोथ आएगी, और वो आ रही है। तो देहरादून कौन सा आज का पॉपुलर है? वो तो पहले से पॉपुलर है। और लखनऊ कौन सा आज का बड़ा शहर है? वो तो पहले से बड़ा शहर है, वहाँ तो पहले से बूम है। तो ये बूम आएगा वो तो ऑलरेडी आ रखा है। ये सिर्फ कहने का एक तरीका होता है, और इन शहरों में भी पहले से भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कोई कहे कि जी लखनऊ का बंदा आके चंडीगढ़ में इन्वेस्ट करे, तो 0.1% लोग करेंगे, क्योंकि लखनऊ का लखनऊ में इन्वेस्ट करेगा, मोहाली वाला मोहाली में इन्वेस्ट करेगा, मोहाली वाला अहमदाबाद में जाके नहीं करेगा, अहमदाबाद वाला मोहाली नहीं आएगा। 0.1% लोग होते हैं जो आउट ऑफ स्टेट इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से कुछ दुबई में भी कर रहे हैं, लेकिन 99% जो लोग होते हैं वो जिस स्टेट में होते हैं उसी स्टेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। यूपी वाला यूपी में करेगा, पंजाब वाला पंजाब में करेगा, या हरियाणा वाला पंजाब के बॉर्डर के इस तरफ कर सकता है, क्योंकि वो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स हैं। तो अब यहाँ पे ट्रेंड है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं वो यहाँ ने उसी के ऊपर ये सारी वीडियो है। और मेजर जो फोकस है जो प्रॉपर्टी के बायर्स हैं उनका कहाँ है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल हो, लग्जरी रियल एस्टेट हो, और अर्बन पॉपुलेशन की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा हो। ये आ गया बड़े शहरों की बात, दिल्ली कोलकाता वाली। टियर 2 में क्या करते हैं कि डिमांड जो है ग्रो कर रही है, बढ़िया बढ़िया टाउनशिप्स की वहाँ पे अब ट्रेंड आ रहा है। पहले तो बढ़िया टाउनशिप गुड़गांव में होती थी या बॉम्बे में होती थी, लेकिन अब वो छोटे शहरों में भी, उनके मुकाबले छोटे शहर लेकिन है बड़े, लखनऊ है, पुणे है, वहाँ पे भी आ गए हैं। और कमर्शियल स्पेस क्योंकि लोग बढ़ गए हैं तो वो भी उसकी ज़रूरत है, और इंडस्ट्रियल पार्क्स उसकी भी ज़रूरत है। अभी हमने पुणे में जाके देखा, बहुत बड़ा शहर हो गया है, और हमने कमर्शियल शोरूम्स देखे। तो वो जो लोग वहाँ थे वो कह रहे थे कि सर ऐसे है कि ये जो बिल्डिंग बनती है ना कमर्शियल शोरूम वाली, इसमें खाली ग्राउंड चलता है, फर्स्ट और सेकंड खाली रहते हैं। तो हमने भी देखा जाके वहाँ पे, हमने देखा कि अगर 100 शोरूम बने थे, 100 के 100 शोरूम में से 80 से 90% ग्राउंड फ्लोर रेंट पे चढ़े हुए थे, और फर्स्ट और सेकंड 90% खाली पड़े थे। और जो बंदा कह रहा था वो लोकल वहाँ का ब्रोकर था, उसने जो कहा वो सामने दिख रहा था, यानी वो भी वो देख रहे थे, हम भी उसको देख रहे थे। तो ये कॉमन बात है। तो कमर्शियल के अंदर भी जब शहर बहुत बढ़ जाता है तो ग्राउंड फ्लोर जो है वो तो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के ऊपर प्रेशर आ जाता है क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये वहाँ पे अभी सेकंड सिटीज़ जो हैं उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड की जो है यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और गवर्नमेंट के साथ जो वर्किंग है, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसी वजह से यहाँ जैसे देहरादून है, ग्वालियर है, इन शहरों के अंदर इस वजह से वो फोकस एरिया है कि यहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है। जहाँ पे हॉस्पिटल बढ़िया होंगे उसके आसपास पॉपुलेशन ज़्यादा आएगी, जहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आएंगे उसके आसपास प्रॉपर्टी ज़्यादा बूम करेगी। तो ये फोकस एरिया है यहाँ के। और प्लस यहाँ पे सिटीज़ का नाम जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये शहरों का भी आ गया। और यहाँ पे जो डिमांड है, अमृतसर की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। घर तो तकरीबन सबके पास हैं ही। अब हम कहें अमृतसर में नए घरों की बहुत डिमांड है, घर तकरीबन सबके पास हैं, लेकिन वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है रियल एस्टेट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही हो रही है, एक्चुअल में वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे टियर 3 शहर हैं, अजमेर है, ग्वालियर है। तो यहाँ जो डेवलपर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अफोर्डेबल लैंड कॉस्ट पे फोकस कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो देहरादून है, देहरादून में पहले से ही लोग बहुत हैं, लेकिन जो रेंट पे आए, बाहर से आए, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए सस्ते घर। तो वो शहर में तो नहीं मिलेंगे, तो वहाँ जो बिल्डर हैं वो शहर के दूर जा रहे हैं। दूर जाके 20, अभी हम पुणे जाके आए तो पुणे से 20 किलोमीटर दूर हमारे
फ्रेंड हैं, बिल्डर हैं, उन्होंने प्लॉट काटे हैं और वो प्लॉट इलीगल हैं और वो कह रहे हैं कि हम 10 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करा रहे हैं और उसका रेट रखा है उन्होंने 12,000 रुपये गज और पुणे का रेट है 1.25 लाख रुपये गज। अब कहाँ 1.25 लाख, कहाँ 12,000 रुपये गज। तो 12,000 रुपये गज, क्योंकि वो हाईवे पे जा रहे हैं, 20 किलोमीटर कोई बहुत लंबा नहीं लगता जब आप हाईवे पे जा रहे हो तो वहाँ लोग ले रहे हैं। तो वो क्योंकि वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल नहीं है, वो तो गांव का एरिया है, ओपन एरिया है, तो वहाँ अप्रूवल अथॉरिटी कोई है नहीं और वो जितना एरिया चाहिए उतना एरिया लैंड ही नहीं मिलती उनको। तो उन्होंने फार्मूला निकाल दिया। अब वो सड़क भी उन्होंने बना दी बीच में और उन्होंने पाइपलाइन भी डाल दी, सीवेज भी डाल दिया और 10 प्लॉट जो थे उनका एक प्लॉट बनाकर 10 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री भी कर दी। तो ये ट्रेंड है, ऐसे ही देहरादून में हो रहा है, ऐसे ही और शहरों में हो रहा है, जहाँ पे लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें सस्ता दीजिए, लेकिन वो अप्रूवल नहीं हो पा रही उसकी, तो वो लोग वो भी ले रहे हैं, लेकिन वो ले रहे हैं दूर जाके, शहर से दूर जाके। तो यहाँ पे जो बिल्डर हैं उनका फोकस क्या है, सस्ते बायर्स को जो प्रोडक्ट चाहिए वो देना, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे लैंड कॉस्ट के ऊपर अब आ गया उससे छोटे, इसमें लिमिटेड रियल एस्टेट डेवलपमेंट है। इसमें फोकस क्या है कि लोकल ट्रेड के हिसाब से कि मैंने ले लिया प्लॉट, मैंने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को, और थोड़े थोड़े मार्जिन के ऊपर वो प्लॉट सेल हो रहे हैं छोटे शहरों के अंदर। जैसे कपूरथला की बात करी, जैसे रोपड़ की बात करी। अब रोपड़ की हम अगर बात करें या राजपुरा की बात करें तो मेन शहरों में तो 70-80 हज़ार रुपये गज का रेट हो चुका है और आउटर लोकेशन पे 35-40 हज़ार का रेट करा। अब 35-40 हज़ार का रेट में आपको खरड़ में मिल जाएगा, आपको डेरा बसी में मिल जाएगा। अब ये नीर चंडीगढ़ हैं और यही प्राइस बाहर दूर जाके भी शहरों का हो गया है। तो रियल एस्टेट ऑलमोस्ट अपनी जो पीक है उसको टच कर चुकी है। स्मॉल जो टियर 2 टियर 3 की बात कर रहे हैं हम, तो जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे बड़ा बूम आएगा, वो तो ऑलरेडी इन्होंने इनकैश कर लिया है और सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको जो ये सारी इसका कंक्लूजन क्या है यहाँ पे निकाल दिया है कि लास्ट कुछ सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव, जिसकी वजह से 100 स्मार्ट सिटी जो अभी बात चल रही है कि वो आ गई हैं टियर 3 से टियर 2 में। तो इस वजह से वहाँ पे अब घर और चाहिए होंगे। लेकिन जो अभी इस सेशन से पहले एक बिल्डर मेरे ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने काफ़ी फ्लैट बना रखे हैं और उनकी जो कैटेगरी है फ्लैट की जो उन्होंने बनाए हैं 2 BHK के बनाए हैं और उनका प्राइस है 39 लाख रुपीस, जो कि इस समय मार्केट का सबसे लोएस्ट प्राइस है। लेकिन उनका भी बिक नहीं रहा है। अब अगर उनका भी बिक नहीं रहा है, जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस हैं, और उनको सैंपल बनाए को आज 4 महीने 5 महीने हो गए और टेक्निकली तो वो बनते बनते बिकने चाहिए थे क्योंकि वो लोएस्ट है मार्केट में और गेटेड सोसाइटी है। अब उस प्रोजेक्ट की मैंने वीडियो भी बना रखी है और हमारे पास भी कोई ख़ास इंक्वायरी उसकी नहीं आई। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर अफोर्डेबल है, जो लोग ढूंढ रहे हैं कि 35 से 40 के बीच में हमें घर मिल जाए, डेफिनेटली वो 2 BHK मिलेगा और गेटेड में मिले तो गेटेड भी है, तो बैंक लोन भी मिल जाए, बैंक लोन भी है, लेकिन फिर भी नहीं बिक रहा है। तो मतलब क्या है कि अभी जो बायर है वो और बहुत कुछ ढूंढ रहा है, वो वेट कर रहा है कि कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, कुछ और देख लें, कुछ और देख लें। अब वो बना के बैठा है, बिल्डर बना के बैठा है और बायर को भी वही चाहिए, लेकिन वो अभी ऑप्शन और ट्राई कर रहा है जो उनको मिल नहीं रही और उसमें टाइम जा रहा है। या वो 35-40 के लिए भी उनके पास जो मार्जिन मनी है वो नहीं हो रही, उसको लोन ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे उतना लोन नहीं मिल रहा, उसके लिए भी वेट हो रही है कि कुछ पैसे और उधार आ जाएं, इधर से पकड़ लें, किसी से कहीं से और आ जाएं। तो वो अब हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर मोहाली की मार्केट में 35 से 40 लाख की रेंज के अंदर 2 BHK, जो कि बहुत जेन्युइन प्राइस है आज के हिसाब से, अगर उसको बेचने के लिए भी आपको 6 से 8 महीने लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जितना प्रोडक्ट आपने बना दिया उतना बायर नहीं है, एक्चुअल में बायर नहीं है। अब उस लोकेशन के ऊपर रेंटल भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर बिल्डर उसको बना देता है तो उसका रेंट भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो तो एरिया ही रेजिडेंशियल है, थोड़ा दूर है शहर से, तभी तो वो सस्ता है।
अगर आप एज ए इन्वेस्टर वहाँ लेकर आप ये सोच के ले लें कि जी यहाँ तो रेंट आ जाएगा, मेरी EMI निकल आएगी, तो वो होने वाला नहीं है। अब लेकिन वहाँ पे कुछ लोग लेंगे ज़रूर कि उनको ऐसे लगेगा कि ये हो जाएगा, और वो इसके लिए किसी से सलाह भी नहीं लेंगे, मेरे से तो खासकर नहीं लेंगे, क्योंकि वो कैटेगरी में जो इन्वेस्ट करेंगे उनको लगता है कि वो ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, बहुत कुछ उन्होंने देख लिया है, तो वो किसी से सलाह नहीं लेते हैं मोस्टली। तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये 1 घंटे का ऑलमोस्ट सेशन पूरा हो चुका है हमारा, और हमें ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये आपकी इन्वेस्टमेंट को और बेटर बनाने के लिए दी है। यानी आपको ये समझना होगा कि इस समय जो नॉर्मल रियल एस्टेट थी वो नहीं है, चेंज हो चुकी हैं, और ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने भी बेटर है, और प्लस सलाह लेकर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और सेशन में फिर ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।